नमस्कार दोस्तों, जीके नॉट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में, वयस्क मताधिकार के बारे में, किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की कब कब बैठकें हुई, किस प्रकार संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा की समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा ने अपने कुल 11 अधिवेशन, कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन और 165 बैठकों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रथम बैठक में संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना। अस्थायी अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर होता है उसी प्रकार संविधान सभा ने फ्रांसीसी परंपरा को अपनाया। इसके अंतर्गत संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इन्हें उपाध्यक्ष चुना जाता है। और वीटी कृष्णमाचारी, इस दिन इन्हें नहीं चुना गया था, बल्कि जब देसी रियासतें शामिल होने लगी तो ये देसी रियासतों से का प्रतिनिधित्व करते थे। ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्हें दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा में कुल 2 उपाध्यक्ष थे। B.N. राव की बात हम करें तो इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हन राव है। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया क्योंकि इन्हें संविधान निर्माण का अनुभव था। इन्होंने बर्मा के संविधान का जो प्रारूप है उसको बनाने में इन्होंने मदद की थी। B.N. राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, हमें इस संविधान में किन किन आदर्शों को, किन किन मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ अन्य कार्य भी किए। चलिए हम देखते हैं कौन से अन्य कार्य हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उन्होंने 4 जुलाई 1947 को जो भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है उस अधिनियम के प्रस्ताव को पेश किया और 18 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें भारत की स्वतंत्रता तिथि 15 अगस्त बताई। ठीक है, तब इसके जो प्रस्ताव पारित हुआ था इसके 4 दिन बाद संविधान सभा ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता को भी स्वीकार किया। क्या है राष्ट्रीय मंडल? राष्ट्रीय मंडल जिन जिन देशों पर ब्रिटिशर्स ने अपना शासन किया था उन देशों का ये सदस्यों का एक संघ है। इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। जैसे अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स का शासन था लेकिन वह इसका सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय मंडल की स्थापना 1926 में की गई और जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय मंडल जो खेल हैं उनकी शुरुआत 1930 में हुई। वर्तमान में 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। चलिए हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, राष्ट्रीय गान को अपनाया
और राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 24 जनवरी, आप याद रखिएगा डेट, 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। चलिए हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की, क्योंकि संविधान सभा ने अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन किया था। तो हम महत्वपूर्ण समितियों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक दिवसीय एग्जाम में होता क्या है, आपको एक समिति का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन है। तो जब तक हम याद नहीं करेंगे हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति कि संघ के पास कौन कौन सी शक्ति होगी। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ का संविधान किस प्रकार का होगा? इस समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों के लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए हम बात करते हैं अगली समिति की, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों के लिए जो संविधान में जो उल्लेख करने थे उससे संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब जो ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जो समिति है इनकी उप समितियां भी थी। उन उप समितियों के जो अध्यक्ष हैं, जैसे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और अल्पसंख्यकों से जो संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए हम बात करते हैं अगली समिति की, प्रक्रिया नियम समिति कि संविधान सभा में किन किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो इन्हें ही इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। किस प्रकार संविधान सभा का संचालन होगा, इस समिति का अध्यक्ष भी इन्हें ही बनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदत समिति, तदत का मतलब एड हॉक समिति, तो ये अस्थायी समिति थी। इस समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसके अलावा कार्य संचालन समिति, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और नागरिकता से संबंधित तदत समिति के अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। अब इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का सर्वप्रथम प्रारूप किसने पेश किया, तो हमारा आंसर होगा बी.एन. राव ने। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि संविधान का अंतिम प्रारूप किसने पेश किया, तो हमारा आंसर होगा प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। चलिए हम बात करते हैं प्रारूप समिति की, और हमें इस समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम याद होना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण समिति है। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं रहा, जब तक हमें इनके सदस्यों के नाम याद नहीं होंगे तब तक हम उस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बी.आर. अम्बेडकर थे। इन्हें संविधान का जनक और आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। हम इसके सदस्य की बात करें तो इनके सदस्य थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ये सिविल सर्वेंट थे और जम्मू जो था राज्य उसके ये प्रधानमंत्री थे और बाद में ये रेल मंत्री भी रहे हैं। इनके अलावा सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के महाधिवक्ता थे। क्या थे ये? महाधिवक्ता। इनके अलावा अन्य सदस्य डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये के.एम. मुंशी है, ये कांग्रेस में थे। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन की और बाद में ये जनसंघ में शामिल हो गए। ये लेखक थे, गुजरात से थे, ये बॉम्बे में गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। अब इनके जो साहित्य हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो इनके साहित्य हैं जय सोमनाथ, लोपामुद्रा। इनके अलावा अन्य कई साहित्य हैं इनके अलावा अन्य सदस्य हैं मोहम्मद सादुल्ला, जो कि असम जो उस समय राज्य था पहले उसके ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे ये? प्रधानमंत्री। हम बात करते हैं अगले सदस्य एन. माधव राव। पहले ये समिति में सदस्य नहीं थे, पहले सदस्य थे बी.एल. मित्र, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। ये बी.एल. मित्र है, ये बंगाल से थे और ये लेखक थे। एन. माधव राव ये मैसूर के दीवान थे। मैसूर के क्या थे? ये दीवान थे।
और अंतिम सदस्य है टीटी कृष्णमाचारी। पहले ये भी सदस्य नहीं थे। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें सदस्य के रूप में चुना गया। ये डीपी खेतान का पूरा नाम देवी प्रसाद खेतान था। आपने इनका नाम तो सुना होगा, खेतान के कूलर पंखे, तो ये वही खेतान है। ये राजस्थानी थे लेकिन बॉम्बे से ये चुने गए थे। टीटी कृष्णमाचारी है, इनकी अगर हम बात करें तो ये 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री रहे। कब से कब तक? 1956 से 1958 के बीच और 1964 से 1966 के बीच। ठीक है। प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उसके प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने इस प्रारूप को 3 पठन के बाद पारित किया। पहला पठन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। इसमें संविधान पर चर्चा हुई। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुई। इस सेकंड रीडिंग में संविधान का जो प्रारूप है इस पर खंडवार चर्चा हुई, इसमें संशोधन किए गए और खंडवार इन्हें पारित किया गया। लास्ट जो पठन है वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ और संविधान को पारित किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान कब पारित हुआ, तो हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। और आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तब हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। आपसे ये पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ, तब हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है। अब जब ये 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ तब 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब इसी दिन ही संविधान सभा ने 15 अनुच्छेद को लागू किया। कौन कौन से थे वो 15 अनुच्छेद? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित थे, क्योंकि आपको पता है भारत का विभाजन हुआ था तो ये निर्धारित करना कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 324 क्योंकि आम चुनाव करवाने थे, संसद का गठन करना था। इसके अलावा आर्टिकल 366 और 367 इसमें परिभाषा दी हुई है और इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ अस्थायी प्रावधान थे जो उस समय आवश्यक थे, उन्हें लागू किया गया। वर्तमान में ये प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 393 में संक्षिप्त नाम दिया हुआ है। अगर हम इन सबको काउंट करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 16 अनुच्छेद होंगे, क्योंकि आर्टिकल 394 में ये लिखा गया था कि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से तत्काल लागू होंगे और अन्य जो भी शेष अनुच्छेद हैं, जो प्रावधान है, वह 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। तो अगर हम 394 को भी काउंट करते हैं तो ये टोटल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए तो पूरे संविधान को भी तो लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन को ही क्यों चुना? क्योंकि आपको पता होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और पहला स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया। इस महत्वपूर्ण दिन के कारण ही संविधान सभा ने इस दिन को चुना। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से संविधान सभा की भूमिका में क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसा आप सभी को पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और इसी के साथ ही संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। इसे कैबिनेट मिशन की सिफारिशें माननी पड़ती थी, लेकिन अब संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं थी। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य किया। इसमें यह प्रावधान था, जब तक
नई विधायिका का गठन नहीं होता आम चुनाव के माध्यम से, तब तक संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी। विधायिका इन द सेंस जैसे लोकसभा, राज्यसभा। अब आपसे पूछा जाए कि जब इसकी विधायिका के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तब हमारा आंसर होगा जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। और जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। और तीसरा ये बदलाव आया कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वह कैबिनेट मिशन के माध्यम से 389 निर्धारित की गई थी, जो अब घटकर 299 रह गई थी, क्योंकि देश का विभाजन हुआ था। इस विभाजन के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। पहले देशी रियासतों के लिए सदस्य संख्या निर्धारित थी 93, जो अब रह गई थी 70, और ब्रिटिश प्रांत तथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए निर्धारित थी 296, जो अब घटकर रह गई थी 229। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए आप। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।